हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल पे। मैं हूं अनिरुद्धा सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी यहाँ पे। और आज के सेशन में हम न्यूक्लियाई के ऊपर कुछ चुनिंदा सवाल करने वाले हैं। अब न्यूक्लियाई के जो मेजर टफ पोर्शंस थे, जो रेडियो एक्टिविटी वगैरह थे, वो तो चलो हट गए, पिछले साल से ही हट गए। लेकिन जो बचा खुचा है उसमें से भी कुछ ऐसे सवाल आ सकते हैं जो आपको थोड़ा स्टंप कर सकते हैं। तो वैसे कुछ सवाल आज देखने वाले हैं। जेई मेंस लेवल ही रहेगा, एडवांस नहीं लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी आई होप आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी चीज़ों का रिविजन हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को आप लाइक करके रखो। चैनल पे आप सब्सक्राइब रहो, क्योंकि इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते रहेंगे। 6 घंटे के लाइव क्लासेस हैं। साथ ही साथ हमारा डिटेल्ड पेपर एनालिसिस, जहां पे पेपर का पैटर्न कैसा था, सेफ स्कोर, आपका प्रेडिक्टेड रैंक क्या आ सकता है, कितने नंबर पे, वो सारी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब रहना। आज आना, 22 तारीख से हमारा पेपर डिस्कशन शुरू हो रहा है, उसमें आप जरूर अटेंड करना। और अभी चलो शुरू करते हैं हम सवालों के साथ। पहला सवाल दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर अ न्यूक्लियाई इज शोन इन द फिगर। W, X, Y and Z are 4 nuclei indicated in the curve. The process that would release energy. याद रखना, कोई भी प्रोसेस एनर्जी तब रिलीज करता है जब उसके प्रोडक्ट्स का बाइंडिंग एनर्जी इज ग्रेटर दैन उसके रिएक्टेंट्स का बाइंडिंग एनर्जी। मतलब जब भी कोई इस साइड से ऊपर जाता है या उस साइड से इधर आता है, हायर होता है, उस मोमेंट पे होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ उस नजरिए से देखो तब आप काफी चीजें मिस कर जा सकते हो। तो यहां पे आपको एक्चुअली कैलकुलेट कर करके चेक करना है। आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो, मैं एंड में दिखाऊंगा, नहीं तो आपको कैलकुलेट कर करके देखना पड़ेगा कि कहां पे इवेंचुअली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। यहां पे कहा गया पहला वाला ऑप्शन है y to 2z। अब y का बाइंडिंग एनर्जी कितना है? आप बोलोगे 8.5, नहीं, आप टोटल बाइंडिंग एनर्जी देखो, इट इज 8.5 इंटू 60। ठीक है, y का है 8.5 इंटू 60, जो कितना देगा? ये 17 देगा। 17 इंटू 3 है, सो आई एम अज्यूमिंग 510, क्योंकि 17 इंटू 3 51, 51 इंटू 10 तो 510। ठीक, मैं हर एक का अलग अलग से करके रखता हूं। ठीक है, मेरा x का कितना है? x आप देखो 90। ठीक है, 90 उसका मास नंबर है और हर एक का बाइंडिंग एनर्जी 8, तो 8 इंटू 90 जो कि है 720। फिर W का क्या है? W का बाइंडिंग एनर्जी है 120 मास नंबर इंटू 720, 7.5। 7.5 इंटू 4 आ जाता है आपका 30। ठीक है, 30 इंटू इसका और 3 टाइम्स होगा 30, मतलब ये 900 पे जाएगा। और लास्टली मेरे पास क्या है? Z। Z का हर Z एटम का एनर्जी कितना है? 5 इंटू 30 विच इज 150। अब आप देखो किस प्रोसेस में फाइनल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से ज्यादा हो रहा है, वहां पे एनर्जी रिलीज होगा। यहां पे y to 2z, y है 510, 2z क्या है? 2z इज 150 प्लस इंटू 2, सो 150 इंटू 150 300। तो प्रोडक्ट का एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट का, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां पे एनर्जी रिलीज नहीं होगा। आपको लगेगा सर प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है तो कैसे वो एनर्जी रिलीज, ये एनर्जी कम है मतलब एनर्जी रिलीज होना चाहिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में एनर्जी कम गया, वो डिफरेंस नहीं, ये बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी आप जितना हायर जाते हो मतलब उसको उतना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जैसे ही हायर जाता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ जब जाता है वो एनर्जी को रिलीज कर देता है। सो इसीलिए ये जो Z वाला है उसका अगर टोटल एनर्जी 2Z कम है मतलब वो कम स्टेबिलिटी पे आ गया, वो जो प्रोडक्ट बन गया वो कम स्टेबल हो गया। राइट, बाइंडिंग एनर्जी बताता है स्टेबिलिटी, जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। अगला क्या है? W2X प्लस Z। W था 900, ठीक है, रिएक्टेंट्स का 900, X प्लस Z, एक X एक Z, 150 प्लस 150 कितना होता है? 870। 870 इज लेस देन 900, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी ज्यादा अनस्टेबल हो जा रहा है, उसका बाइंडिंग एनर्जी कम रहा है। नेक्स्ट देखते हैं W to 2y। W कितना है? W है 900,
2y क्या है? 2y इज 510 इंटू 2 इज 1020. दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि यहां पे आपके प्रोडक्ट्स का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो गया. दैट इज वाई यहां पे आपका एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल बना. इसमें भी आप देखो x टू वाई प्लस जेड अगर मैं करूं, x है 720, y प्लस जेड करूं तो 510 प्लस 150 660. 660 इज लेस देन 720, तो ये भी नहीं हो सकता. सो दिस इज द करेक्ट वन. तो ये ध्यान रखना, सिर्फ इन वैल्यूज को मत देखना. लुक एट द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ईच न्यूक्लियस. राइट, अगले सवाल पे चलते हैं. अगला दिया हुआ है अ न्यूक्लियस ऑफ मास कैपिटल M plus delta M is at rest, decays into two daughter nuclei, each of mass m by 2. Speed of light is c. Speed of the daughter nuclei कितना होने वाला है? अब सबसे पहली बात, ये speed of the daughter nuclei कहां से मिल रहा है? क्योंकि देखो कैपिटल M दो टुकड़ों में टूटा, m by 2 और ये डेल्टा M ही कन्वर्ट हो गया इन एनर्जी. तो अवेलेबल एनर्जी कितना है? अवेलेबल एनर्जी इज डेल्टा MC स्क्वायर, और वो एनर्जी इन दो डॉटर न्यूक्लियस को मिलता है काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि दोनों के मासेस सेम है तो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगा. तो आई कैन राइट इट एज 2 इंटू हाफ m/2v स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि हर डॉटर न्यूक्लियस का मास m/2 है इंटू v स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर. और वही टोटल मैंने 2 लगाया क्योंकि दो न्यूक्लियस है, दोनों को काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है इक्वली. तो ये एक 2 हटा दो, फिर मैं क्या ढूंढ रहा था? v ढूंढ रहा था. v इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल M, उसके ऊपर लगेगा रूट. c को बाहर निकाल लो तो c 2 डेल्टा M डिवाइडेड बाय कैपिटल M. ऑप्शन बी. ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं. दिया हुआ है a nucleus disintegrates into two nuclear parts which have their velocities in the ratio of 2:1. The ratio of their nuclear sizes will be. एक चीज पे ध्यान देना, जब भी न्यूक्लियर साइज की बात की गई है ना, that means न्यूक्लियर रेडियस. वो न्यूक्लियर रेडियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस वॉल्यूम की नहीं. तो मेरे को पता है अगर नॉर्मल या रेस्ट से ऐसे फूटता है, ठीक है, दोनों के वेलोसिटीज अलग हैं, आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो होल्ड करना पड़ेगा. तो ये रास्ता ऐसे फूटा तो इसको जितना मोमेंटम मिला उसको भी उतना ही मोमेंटम मिलेगा उल्टे डायरेक्शन में. मतलब m1v1 इज इक्वल टू m2v2. मास क्या है? मास न्यूक्लियर डेंसिटी तो फिक्स्ड है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम को भी मैं स्फेरिकल लेके रेडियस के पीछे जा रहा हूं मैं. पाई r1 क्यूब v1 इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब इंटू v2. 4/3 पाई हटाओ आप, रो हटाओ आप. तो आप क्या ढूंढ रहे थे? r1/r2. इसको नीचे लाओ तो आपको मिलेगा r1/r2 होल क्यूब इज इक्वल टू v2/v1. v2/v1 क्या है? v1/v2 2:1 था तो ये 1:2 हो जाएगा. तो r1/r2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 1/3. ऑप्शन डी. ठीक है, अगला सवाल दिया हुआ है. इफ द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 27 इज टेकन टू बी रेडियस टू बी RAL होगा, आई थिंक RAL होगा. देन द रेडियस ऑफ ये टेरिलियम ही है, आई थिंक टेरिलियम 125 न्यूक्लियस इज नियरली हाउ मच. सिंपल सवाल है, न्यूक्लियर रेडियस हाउ डज इट डिपेंड ऑन द मास नंबर, बस उसके ऊपर सवाल होने वाला है ये. तो आई नो r1/r2 और रादर RAL लिखना सही होगा. इसके ऊपर आपको न्यूक्लियस से सवाल आएंगे ही. टेरिलियम इज इक्वल टू मास नंबर टू द पावर प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर 1/3. मतलब मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मास नंबर ऑफ टेरिलियम टू द पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 27/125 टू द पावर 1/3. 27 टू द पावर 1/3. 1/3 मतलब क्या? क्यूब रूट.
27 किसका क्यूब रूट है? 3 का। 125 किसका है? 5 का। सो आई वॉन्ट RTE दैट इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसको इधर लाओ, 5/3 RAL। कहां गया? ऑप्शन ए, 5/3 RAL। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देता है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस मास नंबर A इनिशियली एट रेस्ट emits an alpha particle with a speed v. Recoil speed of the dotted nucleus is what? अब कुछ बच्चे बोलेंगे अल्फा पार्टिकल तो नहीं, अल्फा बीटा डी का नहीं है। नहीं है, लेकिन अल्फा पार्टिकल क्या है उतना तो पता होना चाहिए, वो इवन केमिस्ट्री में है। तो आप चैलेंज नहीं कर पाओगे इस सवाल को, क्योंकि एक बार आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल का क्या है, व्हाट इज इट्स मास नंबर, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर, फिर ये नॉर्मल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल बन जाता है। क्योंकि आपको पता है कि वो न्यूक्लियाई एट रेस्ट था, वो जब फूटता है, अगर उसका मास नंबर A था, वो अगर फूटता है, अगर वो फूटता है 2 टुकड़ों में, और ये अगर अल्फा पार्टिकल है, उसका मास नंबर 4 होता है, तो दूसरे पे इसका मास नंबर A-4 होगा। इसको अगर मिलती है वेलोसिटी v, इसको अगर मिलती है वेलोसिटी v डैश, तो वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा हमारा कि 4v इज इक्वल टू A-4v डैश। v डैश इज सिंपली 4v/A-4। तो याद रखना, इट इज नॉट देयर, अल्फा पार्टिकल डीके नहीं है आपका, लेकिन अल्फा पार्टिकल क्या है वो आपको जानना जरूरी है, बीटा पार्टिकल क्या है जानना जरूरी है आपको, क्योंकि आप उसको चैलेंज कर नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी जिक्र केमिस्ट्री में भी होती है, इसीलिए यू कैन नॉट चैलेंज इट एट एनी पॉइंट, राइट। उसके बाद सिंपल सवाल है, ये मैं इसीलिए डाला क्योंकि बच्चे बोलेंगे ये सर आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं है, नहीं कर पाओगे आप इसको चैलेंज। अगले सवाल पे चलते हैं। दिया हुआ है इन द ऑप्शंस गिवन बिलो, इफ E denotes the rest mass energy of a nucleus n a neutron, then the correct option is going to be what? गौर से समझो द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी, और उसके नजरिए से सोचो कि आपका इस केस में आपको पता क्या है, आपको पता है कि जो भी पूरा आपका सेटअप है, आपका जो भी पूरा सेटअप है, यहां पे आप देखो, पहली चीज इन सवालों में आप टेस्ट करो कि सारी चीजें कंजर्व्ड है कि नहीं, ठीक है, सारा कंजर्व्ड है। 236, 137, 97 प्लस दिस, तो ये 234 पे जाएगा प्लस 2, ठीक है, ये भी सेम चीज है। यहां पे भी आप देखो 144, 140, 94, 234 कंजर्व्ड है। सबसे पहले चेक आपको यही करना है, उसके बाद आप समझने की कोशिश करो। आपको पता है कि यूरेनियम इस तरफ है और यूरेनियम फिशन करके इस तरफ आता है। अगर फिशन करके उस तरफ आता है और वो अपना एनर्जी रिलीज कर दे रहा है, अगर वो इवेंचुअली फिशन के दौरान अपना एनर्जी रिलीज कर दे रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उसके पास मास ज्यादा था, तभी तो वो जब टुकड़ों में गया वो मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन जिसमें वो ग्रेटर है। बाकी सब देखो, इसीलिए आपको लग सकता है कि कैसे समझे, याद रखना पड़ेगा, नहीं, आप बस ये जानो कि यूरेनियम इवेंचुअली फिशन करता है, फिशन, इट्स अ फिशनेबल मटेरियल। तो उस केस में अगर फिशन कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास मास ज्यादा है, जब वो प्रोडक्ट बना रहा है, वो एक्स्ट्रा मास जो उसके पास था वही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका मास शुड बी ग्रेटर देन द मास ऑफ द अदर्स। तो दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी। अगर ये बात रेस्ट मास एनर्जी की जगह बाइंडिंग एनर्जी की होती तब रिलेशन बदल जाता, फ्लिप हो जाता, क्योंकि फाइनल बाइंडिंग एनर्जी अलग हो जाता, वहां पे न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाता एज कंपेयर टू द अदर्स। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। दिया हुआ है, इफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, टू न्यूट्रॉन्स एंड बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज डिनोटेड बाय FPP, ये क्या है, FNN है, दिस इज FNN बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स, एंड FPN इज बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, देन हाउ आर दे रिलेटेड। ये सारा उल्टा सीधे हो गया, बट यू गेट एन आइडिया, राइट, ये सारे टेक्स्ट उल्टे सीधे हो गए। तो यहां पे मैं राइट अवे आपको बता देता हूं, ऑप्शन सारे सिमिलर लग रहे हैं। आई थिंक यहां पे थोड़ा टाइपो हो गया है, बट आपके लिए थ्योरी जानना है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि द न्यूक्लियर फोर्स रिमेन्स द सेम, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रहे, चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में रहे,
चाहे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में रहे, न्यूक्लियर फोर्स सेम रहता है। अब थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट आ जाता है प्रोटॉन प्रोटॉन के टाइम, जिसकी वजह से नेट फोर्स हो सकता है थोड़ा वीकर हो जाए, बट न्यूक्लियर फोर्स इज द सेम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दिया हुआ है इन एनी फिशन प्रोसेस द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ पैरेंट न्यूक्लियस शुड बी व्हाट, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1। अभी इसकी चर्चा की। फिशन में क्या हो रहा है, पैरेंट न्यूक्लियस अपने प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, तो ऑब्वियसली पैरेंट, अब इस प्रोसेस में आपको चाहिए एनर्जी, फिशन प्रोसेस है, एनर्जी चाहिए आपको, तो एनर्जी आएगा कहां से, एनर्जी आएगा क्योंकि पैरेंट न्यूक्लियस का कुछ मास लॉस्ट हुआ जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और वही मास एनर्जी के फॉर्म में निकला, मतलब पैरेंट न्यूक्लियस के पास एक्स्ट्रा था। सो फिशन प्रोडक्ट्स का मास कम है, पैरेंट न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, सो दिस इज अ क्वांटिटी दैट इज लेस देन 1। तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं। दिया हुआ है एन एलिमेंट ए डीकेज इनटू एलिमेंट सी बाय अ 2-स्टेप प्रोसेस, ए से लेके बी प्लस हीलियम न्यूक्लियस, और फिर वो बी ब्रेक डाउन करता है इंटू सी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो बीटा पार्टिकल्स हैं, मतलब वो आउटर शेल से नहीं निकल रहे हैं, वो न्यूक्लियस से निकल रहा है, और न्यूक्लियस से जब भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है मतलब उतने न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब हम उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके देखो। कंबाइन करने का मतलब है ए से अगर बी प्लस हीलियम निकल रहा है 42, और बी से फिर निकल रहा है सी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं कंबाइन करके बी को हटा के डायरेक्टली कंप्लीट, अगर मैं स्टार्टिंग टू एंड देखूं, एकदम स्टार्टिंग प्रोडक्ट इज जस्ट ए एंड फाइनल प्रोडक्ट इज हीलियम 42 प्लस सी प्लस 2 इंटू दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पे याद रखना मैं सिर्फ इसको नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी ये था, उसमें से बस इसका ये टुकड़ा हुआ, ये तो ऑलरेडी रह गया था प्रोडक्ट्स में। अब आप गौर से समझने की कोशिश करो कि यहां पे क्या दिया हुआ है, ए सी आइसोबार आइसोटोप सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं यहां पे सोचता हूं कि ए का आप लो मास नंबर इज ए एंड एटॉमिक नंबर इज जेड, उसमें से हीलियम का 4 निकल गया। ठीक है, सो आई गेट यहां पे सी का तब मास नंबर कितना होगा, सी का मास नंबर होगा A-4। ठीक, क्योंकि ये जो बीटा पार्टिकल है, ये जो बीटा पार्टिकल निकला वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर को +2 कर सकता है, एटॉमिक नंबर को +1 करता है, 2 है तो वो +2 कर सकता है, वो मास नंबर में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। तो मास नंबर में फर्क बस ये 4 निकलने की वजह से ही होगा, राइट। और सी का नीचे मास एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा, Z था, उसमें से 2 प्रोटॉन्स निकल गए तो -2 हुआ, लेकिन अब 2 जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो प्रोटॉन में ऐड हो जाएंगे क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है, तो वहां पे आ जाएगा एक +2 करोगे तो वो C का क्या आएगा A-4 बाई Z +2 -2। तो आप देखो A और C के बीच में सेम क्या है, मास नंबर सेम नहीं है, द एटॉमिक नंबर इज द सेम, मतलब दोनों आइसोटोप्स हो गए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है अ न्यूट्रॉन ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी v, काइनेटिक एनर्जी E, हैज अ परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन with a nucleus of an atom of mass number A at rest. The fraction of the total energy retained by the neutron is approximately how much? तो इसको आप even from the point of view of nuclei वगैरह सोचो ही मत, collisions के नजरिए से सोचो। ओरिजिनल स्पीड v था, न्यूट्रॉन का मास आप ले लो m है, तो आपका जो ओरिजिनल E था that was simply 1/2 mv²। अब कोलिजन हुआ, कोलिजन जब हो रहा है तब इट इज कोलाइडिंग विद अ मास नंबर A विच इज एट रेस्ट। तो अगर मैं सिंपल कोलिजन का सोचूं, यहां पे m1 मूविंग विद द स्पीड u1, m2 मूविंग विद द स्पीड u2, तो आफ्टर कोलिजन हमारा v1 और v2 का फॉर्मूला क्या होता है, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखो हमारे सेटअप में जो m2 है दैट इज दिस न्यूक्लियस, ठीक है, उसका तो ओरिजिनली रेस्ट पे था तो u2 0 है, जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ v1 निकाल रहा हूं,
क्योंकि मेरे को एट दी एंड सिर्फ न्यूट्रॉन की ही एनर्जी चाहिए, तो मैं V2 का इक्वेशन लिख भी नहीं रहा हूं। ये वाला पार्ट उसमें 0 है, इस वाले पार्ट में m1 क्या है, दैट इज द न्यूट्रॉन। तो 1 माइनस जिसके साथ कोलाइड किया उसका मास नंबर a, न्यूट्रॉन का मास नंबर 1, यहां पे 1 प्लस a, और इनिशियल स्पीड न्यूट्रॉन का क्या था, v था, प्रोवाइडेड है हमको। तो हमें मिल गया कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द न्यूट्रॉन कितना हुआ। अब हम इसका निकालते हैं एनर्जी कितना होगा। द न्यू एनर्जी E1 बोलते हैं, दैट इज हाफ, वही m, न्यूट्रॉन ही तो है, v1 स्क्वायर विच इज हाफ m, v1 की स्क्वायर की जगह यहां बिठाएंगे 1 माइनस a बाई 1 प्लस a इंटू v होल स्क्वायर। क्या मिलेगा मेरे को, 1/2 mv स्क्वायर तो एज इट इज है, यहां पे आएगा मेरा 1 माइनस a बाई 1 प्लस a होल स्क्वायर। तो 1/2 mv स्क्वायर ऑलरेडी मेरा E था, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी रिटेन्ड, तो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी रिटेन्ड इज जस्ट E1 बाई E। तो E1 बाई E करेंगे, हाफ mv स्क्वायर कट जाएगा मेरा, बस 1 माइनस a बाई 1 प्लस a होल स्क्वायर बचा रहेगा। सो और करेक्ट ऑप्शन इज, ये ऑप्शन ए होगा, उन्होंने बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस मल्टीप्लाई कर दिया है, तब a माइनस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, और उसी के साथ हमारा न्यूक्लियाई का भी डिस्कशन खत्म होता है। अब आगे हमारे पेपर प्रेडिक्टर्स आ रहे हैं, तो बच्चों कल 3:30 बजे से है, 3:30 बजे से फिजिक्स शुरू होने वाला है, पहले भी हो सकता है क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ अ मैराथन। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों चलेंगे एक के बाद एक सीक्वेंस में, पहले केमिस्ट्री फिर मैथ्स और फाइनली फिजिक्स होगा। तो आप पूरा देखने की कोशिश करना, अराउंड 6 घंटे का जाएगा टोटल मैराथन, लेकिन सब तीनों सब्जेक्ट्स का कवरेज होगा, ढेर सारे चॉइस क्वेश्चंस फुल सिलेबस से, जहां पे हमारे पिछले साल ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस एज इट इज फिजिक्स में ही आ गए थे एग्जैक्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरी हमारी श्री चैतन्य की टीम बनाती है, इसीलिए इट इज वेरी वेल रिसर्च्ड। तो आप जरूर अटेंड करने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों। थैंक यू ऑल सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फॉर दिस सेशन। कैच यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वन।